इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कैपेसिटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस है। यह इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करने में काम आता है। आज हम देखेंगे कि कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटेंस क्या है और कैपेसिटर की कैपेसिटेंस किन किन बातों पर डिपेंड करती है। तो पहला क्वेश्चन है कि कैपेसिटर क्या होता है। तो कैपेसिटर एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल चार्ज और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। तो इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो कैपेसिटर में कैपेसिटर इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसमें मेटल की दो प्लेट्स होती हैं। इसमें मेटल की दो प्लेट्स होती हैं और ये प्लेट्स पास पास रखे होते हैं। तो इन प्लेट्स के बीच में गैप बहुत कम होता है। और ये प्लेट्स कैसा होता है, मेटल की प्लेट्स होती है, मेटल या कंडक्टर की प्लेट्स होती हैं। और इन प्लेट्स के बीच में एयर या इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, एयर या इंसुलेटिंग मटेरियल। जब इन दोनों प्लेट्स को आप सप्लाई दोगे तो एक प्लेट पे चार्ज आता है प्लस क्यू और एक प्लेट पे चार्ज आता है -Q। तो हम कहते हैं कि ये कैपेसिटर जो दो प्लेट से मिलकर बना है, ये चार्ज क्यू को स्टोर कर रही है। सो इट इज स्टोरिंग चार्ज स्टोरिंग चार्ज क्यू। तो अगला टॉपिक है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस मीन्स कैपेसिटी या क्षमता। तो इस कैपेसिटर की चार्ज स्टोर करने की क्षमता कितनी है? जितनी ज्यादा इसकी क्षमता होगी उतना ज्यादा इसका कैपेसिटेंस हाई होगा। जितनी कम होगी उतना कैपेसिटेंस कम होगा। तो कैपेसिटर एक डिवाइस है और कैपेसिटेंस उसकी क्षमता है। तो कैपेसिटेंस का यूनिट होता है फैराड या इसको हम F से डिनोट करके। अगर छोटी यूनिट लोगे तो माइक्रो फैराड, μF या नैनो फैराड या पिको फैराड। इसको हम लोग NF लिखते हैं और इसको PFL लिखते हैं। तो एक फैराड में 10⁻⁻6 माइक्रो फैराड होता है। एक फैराड में 10⁻⁻9 नैनो फैराड होता है और एक फैराड में 10⁻⁻12 पिको फैराड होता है। तो एग्जाम में C की यूनिट या तो फैराड में होगी या इन तीनों में से एक में हो सकती है। अब इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जो होगी उसका फॉर्मूला है εA/d, जहां पर A इन प्लेट्स का एरिया है। इन प्लेट्स का अगर एरिया A है तो D इन प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस है और एप्सिलॉन जो इन प्लेट्स के बीच में इंसुलेटिंग मटेरियल है, ये उसकी परमिटिविटी है। परमिटिविटी PERMITTIVITY, परमिटिविटी ऑफ मटेरियल बिटवीन द प्लेट्स। ए जो है वो एरिया ऑफ प्लेट्स है और D डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स है। तो हम यहां से देख रहे हैं कि कैपेसिटेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड हो रही है। एक है एरिया ऑफ प्लेट्स पर, कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू it। एक है कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स और एक है कि कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
epsilon. Capacitance is directly proportional to permittivity of the material placed between the plates. अब इस एप्सिलॉन की वैल्यू को हम लिखते हैं के एप्सिलॉन नोट, जहां पर के है द डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, द डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मटेरियल प्लेस्ड बिटवीन प्लेट्स। तो अलग अलग सब्सटेंस की डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग अलग होती है, तो उनका एप्सिलॉन भी अलग अलग होगा। तो क्योंकि एप्सिलॉन जो है वो के पे डिपेंड हो रही है, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि के इज प्रोपोर्शनल टू के इज प्रोपोर्शनल टू डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द इंसुलेटिंग मटेरियल प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एरिया अगर बढ़ेगा तो इस डिवाइस की कैपेसिटेंस बढ़ेगी, मतलब वो ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा। अगर डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स डी घटेगी तो इस डिवाइस का कैपेसिटेंस बढ़ेगा, और अगर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसके बीच के मटेरियल की बढ़ेगी तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा। अब ये इंसुलेटिंग मटेरियल कैसा हो सकता है? तो या तो ये एयर हो, या सेरामाइक हो, या वुड हो, या पेपर हो, एक्सेट्रा। तो हर सब्सटेंस की डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग अलग है, तो ये कैपेसिटेंस को इफेक्ट करती है। अगर ये सप्लाई वी वोल्ट्स का है और ये डिवाइस इसे क्यू चार्ज खींच रही है, तो क्यू इज इक्वल टू सी इंटू वी होता है। तो इसको अब याद रखना कि दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज इक्वल टू सी इंटू वी। तो यहां से आ गया सी इज क्यू अपॉन वी। तो क्यू की जो यूनिट कूलम है और वी की वोल्ट्स है और सी की फैराड है। तो एक फैराड ऑफ कैपेसिटेंस कितना होगा? अगर 1 वोल्ट सप्लाई हम अगर देंगे और इस डिवाइस पे चार्ज अगर 1 कूलम का होगा, तो कैपेसिटेंस जो है वो 1 फैराड का होगा। तो 1 फैराड इज इक्वल टू 1 कूलम बाई 1 वोल्ट। तो आज हमने सीखा कि कैपेसिटर क्या है, उसकी कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड होती है, जैसे कि एरिया ऑफ प्लेस पर, डिस्टेंस बिटवीन प्लेस पर, और उन प्लेस के बीच में क्या रखा हुआ है उस पर, नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल प्लेस्ड बिटवीन प्लेस। कैपेसिटर्स अगर सीरीज और पैरेलल में कनेक्टेड हो तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे आता है? तो पहले हम देखते हैं सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन, तो सीरीज कनेक्शन में कैपेसिटर्स एक के बाद एक कनेक्टेड होते हैं। जैसे कि ये कैपेसिटर C1 है, उसके बाद C2 है, उसके बाद C3 है, डॉट डॉट डॉट, फिर ये Cn है। तो अगर कैपेसिटर्स एक के बाद एक कनेक्टेड हो तो उसको हम सीरीज कनेक्शन कहते हैं। तो पैरेलल कनेक्शन क्या है? पैरेलल कनेक्शन में सारा कैपेसिटर्स का एक प्लेट एक साथ कनेक्टेड होगा और दूसरा प्लेट जो होगा वो एक साथ कनेक्टेड होगा। तो पैरेलल कनेक्शन में कैपेसिटर्स का एक प्लेट एक साथ होगा और अदर प्लेट एक साथ होगा। तो ये अगर C1 है, ये C2 है, ये C3 है, तो इनका एक प्लेट तो एक साथ होगा और इनका अदर प्लेट्स भी एक साथ होगा। तो इसमें हम देख रहे हैं कि हर डिवाइस में पोटेंशियल डिफरेंस भी जो है वो सेम है। दो प्लेट्स के बीच जो वोल्टेज है वो सेम है, लेकिन इसमें हर डिवाइस का वोल्टेज अलग अलग है। हर डिवाइस का वोल्टेज अलग अलग होगा।
तो हम अगर इसको अगर सोच दें V, तो हर डिवाइस का वोल्टेज V है। ये अगर सप्लाई का प्लस और ये माइनस है तो प्लस, देखो यहां पर हर प्लेट में एक पोटेंशियल है और अदर प्लेट का पोटेंशियल एक है। तो यहां जो V होगा वही V यहां पे होगा। तो पैरेलल कनेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस हर डिवाइस का एक होता है, लेकिन सीरीज में हर डिवाइस का पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। सीरीज कनेक्शन में चार्ज सेम होता है, हर डिवाइस पे चार्ज सेम होता है। अगर इस डिवाइस पे चार्ज है प्लस क्यू, तो अदर प्लेट पे चार्ज होगी माइनस क्यू। सिमिलरली इस डिवाइस पर भी एक प्लेट पे चार्ज होगी प्लस क्यू और एक प्लेट पे होगी माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू। तो सीरीज के केस में हम अगर यहां पे सप्लाई अगर डाले भी, तो जो एक डिवाइस सोर्स से चार्ज खींचेगा वही चार्ज सारा डिवाइस में एक ही होता है। तो चार्ज इज सेम, क्यू चार्ज सारे डिवाइस पे है। सेकंड है वोल्टेज में भी डिफरेंट। इसका मतलब कि वोल्टेज जो है वो अलग अलग हो सकता है। जैसे यहां पर V1, V2, V3 अलग अलग हैं। अगर कैपेसिटेंस की वैल्यू अगर सेम हुई तब तो ये सेम होंगे, क्योंकि Q इज C इंटू V होता है। सीरीज में Q तो सेम है, सीरीज में सब पर Q सेम है, और C अगर सभी का सेम है तो V भी सेम होगा। लेकिन क्योंकि यहां पर C अलग अलग है तो V भी अलग अलग होगा। तो सीरीज के केस में अगर कैपेसिटेंस अलग अलग है तो उसके अक्रॉस में वोल्टेज भी अलग अलग होगी, और सभी का सम जो होगा वो सप्लाई के बराबर होगा। मतलब V1 प्लस V2 प्लस डॉट 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 Vn जो है वो V के बराबर होगा। वही पैरेलल के केस में चार्ज अलग अलग होती है, हर डिवाइस पे चार्ज अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि Q इज इक्वल टू C इंटू B होता है। तो यहां पर V तो सब में सेम है, पर C अलग अलग है। तो C अगर अलग है तो चार्ज भी अलग होगा। तो हर डिवाइस पे चार्ज अलग अलग होगा। तो इस डिवाइस पे अगर चार्ज Q1 है तो यहाँ पे होगा माइनस Q1। इस डिवाइस पे चार्ज अगर Q2 है तो इस प्लेट पे होगा माइनस Q2। इस प्लेट पर अगर Q3 है तो यहाँ पर होगा माइनस Q3। तो इसमें चार्ज सेम है, इसमें चार्ज अलग अलग है, पर पोटेंशियल इसमें सेम होता है। तो यहां पर हम पहला लिखेंगे कि वोल्टेज इज सेम। सेकेंड, चार्ज में बी डिफरेंट। चार्ज अलग अलग हो सकता है। चार्ज सेम कब होगा? जब सबकी सी की वैल्यू सेम होगी, क्योंकि अगर सी भी सेम हुआ और बी तो सेम है ही तो क्यू भी होगा सेम। सी इक्विवेलेंट, इस केस में 1/C इक्विवेलेंट जो है वो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 1/C3 प्लस डॉट 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 1/Cn होता है, और इसमें C इक्विवेलेंट सबका सम होता है, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट डॉट डॉट। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट। रेजिस्टेंस के केस में याद करो कि सीरीज के केस में सबका सम होता है और पैरेलल के केस में उल्टा होता है। इसमें जस्ट अपोजिट है। उसमें जो सीरीज का केस है वो इसमें पैरेलल का है, और उसमें जो पैरेलल का केस है वो इसमें सीरीज का है। चौथा जो है वो C इक्विवेलेंट इज डिक्रीज्ड। इसमें जो C इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी वो सबसे कम होगी, और इसमें क्योंकि सम है तो C इक्विवेलेंट इज इंक्रीज्ड। रेजिस्टेंस का जस्ट उल्टा है इसमें। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि एक 10 वोल्ट का सोर्स है और एक 5 फैराड का कैपेसिटर है, तो इस पे चार्ज Q कितनी होगी? तो Q इज C इंटू B होता है। तो C की वैल्यू है 5
और V की है 10 फेराड हो गया, तो ये हो गया 50 कूलम हो गया। तो ये हो गया 50 कूलम की चार्ज इस डिवाइस पे। तो एक प्लेट पे चार्ज होगा 50 कूलम का और एक प्लेट पे चार्ज होगा -50 कूलम का। तो सेकंड क्वेश्चन है कि एक सोर्स है 100 वोल्ट का और एक कैपेसिटर है जिसपे चार्ज है 50 कूलम पर चार्ज है इस पर। तो इस डिवाइस की कैपेसिटेंस माइक्रो फैराड में कितनी होगी? तो इसको सॉल्व करने के लिए Q इज C इंटू V होता है। Q की वैल्यू है 50, C की वैल्यू फाइंड करनी है और V की वैल्यू है 100। तो यहां से C आ गया 50/100, तो 1/2 फैराड। अब आंसर फाइंड है करना माइक्रो फैराड में। तो एक फैराड होता है 10⁶ माइक्रो फैराड। तो यहां से आ गया 1/2 इंटू 10⁶ माइक्रो फैराड। तो 0.5 इंटू 10⁶ माइक्रो फैराड। तो यहां से आ गया 5 के बाद 5 हो गया 0 2 3 4 माइक्रो फैराड जो है वो C की वैल्यू होगी। तो क्वेश्चन थर्ड है कि हमने 500 कैपेसिटर्स 5 माइक्रो फैराड के सीरीज में और फिर पैरेलल में कनेक्ट किए। तो दोनों केस में उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा? तो सीरीज के केस में 1/C इक्विवेलेंट 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस डॉट 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 1/Cn होता है। तो n कितना यहां पर 500 है। तो और सब में C की वैल्यू है 5, तो 1/5 प्लस 1/5 कहां तक 1/5 कहां तक 500 तक। तो 1/5 को हमने 500 बार ऐड किया तो ये आ गया 500/5 1/C इक्विवेलेंट। तो यहां से हो गया 100। तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू होगी 1/100 क्या माइक्रो फैराड होगी। अब एक माइक्रो फैराड में 10⁻⁻6 फैराड होता है। तो इसको अगर ऊपर लेके जाएं तो 10⁻⁻8 फैराड हो गया आंसर। अब पैरेलल के केस में सबका सम होता है। तो C इक्विवेलेंट इज 5 प्लस 5 प्लस कहां तक 500 तक। तो 500 इंटू 5 क्या माइक्रो फैराड। तो 2500 माइक्रो फैराड आंसर हो गया। तो एक माइक्रो फैराड में 10⁻⁻6 फैराड होता है। तो यहां से हो गया 25 इंटू 10⁻⁻4 फैराड। एक जीरो हम अगर इसमें लाए तो 2.5 इंटू 10⁻⁻3 फैराड हो गया C इक्विवेलेंट इसका। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमें A और B के बीच में C इक्विवेलेंट फाइंड करना। तो यहां पर ये तीनों सीरीज में और ये पैरेलल में। फिर इन दोनों का जो इक्विवेलेंट होगा वो इन तीनों के साथ सीरीज में। तो इनका अगर इक्विवेलेंट अगर C1 है और इन सब का अगर C2 अगर है तो 1/C1 होगा 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/6। तो यहां से 1/C1 आया 4 5 6 एलसीएम 60 हो गया ये। तो 15 प्लस 12 प्लस 10 तो ये हो गया 37/60 1/C1। तो यहां से C1 आ गया 60/37 फैराड। अब क्योंकि ये और ये पैरेलल में तो C2 आ गया 10 फैराड प्लस 10 फैराड, ये आ गया 20 फैराड आ गया। अब C इक्विवेलेंट जो होगा वो ये और ये सीरीज में है। तो 1/C इक्विवेलेंट इज 1/C1 प्लस 1/C2। तो 1/C1 मतलब 37/60 प्लस 1/C2 मतलब 1/20। तो यहां से हो गया 60 फैराड। तो 37 प्लस 3 तो ये हो गया 40/60 फैराड। तो यहां से एक जीरो कट गया तो ये हो गया 4/6 फैराड। तो तो 1/C इक्विवेलेंट है 4/6 फैराड। तो C इक्विवेलेंट होगा 6/4 फैराड।
ये हो गया 3/2, बराबर हो गया इसका आंसर। एक कैपेसिटर में अगर फाइनल चार्ज अगर Q है तो उसमें कितना एनर्जी स्टोर होता है, तो हम कैपेसिटर को पोटेंशियल V से चार्ज कर रहे हैं और ये कनेक्टिंग जो वायर है उसका रेजिस्टेंस R है। तो हम अगर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का इक्वेशन अगर इस सर्किट में अगर लिखें तो किसी भी टाइम अगर प्लेट पे चार्ज अगर स्मॉल क्यू अगर है तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो प्लेट्स के बीच में Q अपॉन C होगी। तो किरचॉफ्स लॉ से होगा करंट अगर I है तो V इज IR प्लस Q अपॉन C होगा। अब अगर इसको अगर दोनों अगर साइड I dt से अगर मल्टीप्लाई अगर करें तो यहां पर आ गया V I dt, यहां आ गया IR इंटू I dt और यहां आ गया Q बाई C इंटू I dt। ठीक है, तो I होता है dq अपॉन dt, तो dq इज I dt। तो यहां से आ गया V dq इज इक्वल टू I स्क्वायर R dt प्लस I dt dq, तो Q अपॉन C dq। तो अगर हम इसको बोथ साइड अगर इंटीग्रेट अगर करें तो यहाँ पर होगा 0 to Q, फाइनल अगर चार्ज इस प्लेट पर अगर Q अगर है तो, और ये टाइम वेरिएबल तो 0 से T और ये होगा 0 से Q। तो ये V डी Q जो है वो तो यहां से V बाहर आ गया और ये यहां पे हो गया Q। ठीक है, तो V Q अगर इस सप्लाई से Q चार्ज अगर पास हुआ है तो V Q जो है वो वर्क डन बाई बैटरी हो गया इन टाइम T। ठीक है, T टाइम में इस सप्लाई ने इतना वर्क किया और ये जो है वो एनर्जी डिसिपेट इन रेजिस्टेंस R हो गया। इसके कारण ये रेजिस्टेंस जो है वो गर्म हो गया और ये जो है वो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर हो गया। तो इसको अगर सॉल्व करें तो ये हो गया एनर्जी डिसिपेटेड इन रेजिस्टेंस प्लस एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो ES की वैल्यू आ गई कितनी, Q स्क्वायर अपॉन 2C। तो सप्लाई ने जो टाइम T में वर्क किया उसका कुछ पार्ट इसमें एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया और कुछ पार्ट जो है वो हीट के रूप में डिसिपेट हो गया। तो ये जो एनर्जी है वो इन प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उस फील्ड में स्टोर होता है। तो एनर्जी स्टोर इज Q स्क्वायर अपॉन 2C। अब Q बाई सब V जो है वो Q, अब Q जो है वो C इंटू V होता है, तो Q अपॉन C जो है वो V हो गया, V हो गया हाफ इंटू V इंटू Q, या इसको हम अगर लिखे तो हाफ C V स्क्वायर। तो एनर्जी इज Q स्क्वायर अपॉन 2C या हाफ VQ या हाफ C V स्क्वायर होता है।